तो दोस्तों नमस्कार। हमने संख्या पद्धति पढ़ना शुरू किया था और संख्या पद्धति में हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा है, जिसमें जो है कि प्रकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है। फिर बाद में उनको व्यवस्थित करने के लिए हमने दो और संख्याएं पढ़ी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब आगे जो है कि पढ़ रहे हैं हम लोग वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर में तो रियल नंबर में एक्चुअली ये है कि इतनी संख्या है तो रियल नंबर की क्या ज़रूरत है। हमने ऑलरेडी इतनी संख्याएं तो पढ़ी हैं, रियल नंबर की क्या ज़रूरत है। पहले तो रियल नंबर के बारे में समझ लेते हैं। इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं, ठीक है। और इसमें जो है कि प्रत्येक संख्या को जो है कि एक बिंदु पे दर्शाते हैं। ये बिंदु जो है कि अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब कि इस तरह के एक ही हो सकते हैं, कई नहीं हो सकता। मतलब एक पॉइंट पे एक ही संख्या को हम निरूपित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। और जिस संख्या रेखा पे वास्तविक संख्याओं को दिखाया जाता है, उसे वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं, ठीक ना। अब वास्तविक संख्या रेखा का मतलब ये है, यदि इस तरह से कहा जाए तो, यदि यहाँ पे 1 हो गया और यदि हमको 1.4 दिखाना है तो मान लो कि ये हो जाएगा 1.4। यदि 1.45 दिखाना है तो ये हो जाएगा 1.45, ठीक है। इसी तरह से ये नीचे हमने दिखाया है। नीचे एकदम से देखिए आप, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसकी वैल्यू है 1.4142। ये √2 की वैल्यू होती है, 4 डिजिट तक ये वैल्यू है। इसी को यदि हम 7 डिजिट तक देखते हैं तो दूसरा पॉइंट एक बनता है, ये वाला। तो ये 7 डिजिट तक 1.4142135, 7 डिजिट तक। ये दोनों के दोनों पॉइंट जो है कि अलग अलग है। एक पॉइंट जो है कि एक ही संख्या को दर्शा रहा है। एक पॉइंट पे कई संख्याएं नहीं हो सकती हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ पे √3 की वैल्यू होती है 1.32, तो 1.732। तो 1.732 को यदि हम दिखाएं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर इसी √3 की वैल्यू को यदि हम 6 डिजिट तक लेके जाएं तो 1.732050 होता है। इसके लिए अलग पॉइंट है। ये जो है कि इससे ये पता चलता है कि एक पॉइंट पे केवल एक ही संख्या दिखा सकते हैं और प्रत्येक संख्या के लिए एक अलग-अलग पॉइंट है। इतना है, ठीक ना। इसमें आप ये याद रख लीजिए कि वास्तविक संख्याएं जो है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। यदि ये वास्तविक हो गई ये परिमेय हो जाएगा, ये जो है अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि आपके चैप्टर में ये दिया है कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं, खास करके जो अंडर रूट में जो संख्या लिखी है उनको जो है कि कैसे दिखाते हैं हम। तो ठीक है, पहले तो देख लेते हैं कि और सारी संख्याओं को हम कैसे दिखाते हैं। जैसे कि यदि नॉर्मल नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, तो उनको तो दिखाना आसान है। एक पे हम दिखा देंगे कि हाँ भाई ये है। यदि दशमलव वाली संख्या है तो उसको कैसे दिखाएंगे। यदि दशमलव है, यदि मान लीजिए कि 1.5 है या 1.4 है, 5 तो ज़्यादा एग्जैक्ट हो जा रहा है। 1.4 है तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो हम इसको दिखाएंगे 1.4 को 1 और प्लस 0.4, ठीक। तो ये तो हमारा 1 हो गया। अब इसके आगे जो है कि 4 पॉइंट और लेंगे, तो हम इसको जो है कि पहले तो दो भाग में हम डिवाइड कर लेते हैं। इसको जो है कि 1 2 3, 1 2 3 4 5,
2 3 4 5, इसको थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं। 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ठीक है। तो अब 1.4 दिखाना है, तो हम 1.4 को कहाँ लोकेट करेंगे? एक तो हो गया, एक तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 हो गया हमारा। अब जो है कि 4 अंक और ले लेते हैं, तो 1 2 3 और ये 4 हो गया। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये बनेगा 1.4। ठीक है, यदि मान लो कि यहाँ पे 2.1 दिखाना है, तो ये हमारा जो है कि एक 2 के बाद जैसे ही एक पॉइंट आता है तो उसको 2.1 दिखाएंगे। दशमलव को दिखा लिए इस तरह से। उसके बाद भिन्न संख्याओं को कैसे दिखाना होता है? भिन्न संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाना होता है? जैसे मान लो एक संख्या रेखा हो गई, ये भी आपके चैप्टर में नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए, थोड़ा आपको ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। एक हो गया और ये हो गया 2। हमको जो है कि 3/4 दिखाना है। ठीक है, तो हम ये जो है कि 0 से और 1 के बीच में जो है कि इसको 3 भाग में, सॉरी 4 भाग में हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक ना, क्योंकि 4 है ना, ये 4 भाग में हम डिवाइड कर लेंगे। तो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 भाग में डिवाइड हो गया। अब आप समझ रहे होंगे, देखिए क्या होता है ना कि 1/4 को जब हम 4 बार जोड़ते हैं तब जाके वो कंप्लीट 1 होता है, मतलब पूरा। तो ये 1 होता है। आप लोग जोड़ लीजिएगा, आप लोगों को जोड़ना आता होगा। ये 4/4 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हर एक पॉइंट की वैल्यू 1/4 है। ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, मतलब इनके बीच की वैल्यू 1/4 है। तो अब जब इसकी टोटल वैल्यू आप देखेंगे तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 2/4 हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, चूँकि 4/4 का मतलब होता है 1, तो 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि हमको 3/4 दिखाना है तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब ये तो भिन्न हमने दिखा दिया। अब इसके बाद आता है कि अब अंडर रूट की वैल्यूज़ को हम कैसे दिखाएंगे? अंडर रूट में 2 दिया है तो इसकी वैल्यू को हम कैसे दिखाएंगे? एक तो बात ये हो गई कि इसकी जो वैल्यू है 1.41, इस तरह से 42, इसी को दिखा दिया जाए, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जबकि हम जब संख्या रेखा पे हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो ये वास्तविक संख्या हम दिखा रहे हैं, ये इसका वास्तविक नंबर नहीं है। ये माना जाता है कि अंडर रूट 2 की वैल्यू इसके इक्विवेलेंट हो सकती है, इसके बराबर हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो है कि अंडर रूट 2 ही है। तो हमको अंडर रूट 2 को एग्जैक्ट दिखाना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर इस तरह से दिखाते हैं। इसके लिए कुछ कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। पहले तो अंडर रूट 2 को हम देखते हैं कि अंडर रूट 2 आएगा कैसे। ठीक, अंडर रूट 2 कैसे लाएंगे? तो इसमें एक सूत्र आता है, आप जब आगे पढ़ेंगे त्रिकोणमिति तो उसमें आएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो जो ये त्रिभुज होता है, यदि मान लो कि कोई त्रिभुज है इस तरह से, इस तरह से कोई त्रिभुज है, तो ये जो है आधार हो जाता है, ये लंब हो जाता है और ये कर्ण हो जाता है। कर्ण जो है कि सबसे लंबी भुजा है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है। अब मैटर ये है कि ये इसकी वैल्यू हमको देनी पड़ती है कि इसकी आधार की वैल्यू कितनी होगी, लंब की वैल्यू कितनी होगी, और उसके आधार पे ये हमारी जितनी वैल्यू है उतनी आती है। तो अंडर रूट 2 रखने के लिए हमको कितनी वैल्यू, अंडर रूट 2 के का मान निकालने के लिए हमको कितनी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? एक चीज़ तो आप मान लीजिए कि ये जो लंब है ना,
ये पूरे सवाल में जो है कि फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। चाहे √2 का निकालना है, √3 का निकालना है, √5 का निकालना है, √7 किसी का भी निकालना है, ये लंब जो है कि फिक्स रहेगा। ठीक है, आधार जो है कि चेंज हो सकता है, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कि √5 की वैल्यू निकालेंगे, यदि √2 का निकालें तो इसका एक पॉइंट में समथिंग आएगा, ठीक। लेकिन जब √3 का निकालेंगे तो ये भी ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन जब √5 का निकालेंगे तो ये जो है कि 2 पॉइंट में समथिंग में आएगा। ठीक है, तो जब 2 पॉइंट में समथिंग में आएगा तो ये जो है कि हमारा आधार जो है कि चेंज करना पड़ेगा, आधार को लंबा लेना पड़ेगा, यहाँ तक लेना पड़ेगा। तो इसलिए आधार चेंज होता रहेगा लेकिन लंब फिक्स रहेगा। ये तो फिक्स हो गया, लंब फिक्स हो गया। अब जो है कि हमको आधार को क्यों पता करना है कि आधार कितना होगा। तो एक तो कर्ण हमको पता है कि हमारा √2 है कर्ण, ठीक। उसके बाद जो है कि हमको लंब भी पता है। अब आधार कितना है ये पता नहीं है, तो आधार को x मान के स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। इस सूत्र के आधार पर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दोनों एक ही तरह है। तो ये हमारा जो है कि 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 और x की वैल्यू आ जाएगी √1, जिसका मान होता है 1। मतलब कि आधार भी 1 होगा और हमारा लंब भी 1 होगा। किसके लिए? √2 की वैल्यू निकालने के लिए। यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बस आप देख सकते हैं, देख लीजिए एक बार, तब आपको जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे या आगे कहीं इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे यही किया गया है कि यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो है कि आधार 1 लिया गया है, लंब जो है कि 1 लिया गया है और ये कर्ण बन गया है। फिर कर्ण हमारा कितना हो जाएगा? √2 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? डिवाइडर से यदि ये वो मान लीजिए और इसको ये मान लीजिए, इसको बी और इसको सी मान लीजिए, तो जो ये ओ बी है, ओ बी है, इसका हम जो है कि डिवाइडर से माप ले लेंगे और यहाँ से क्रॉस करेंगे, जो कि मुख्य रेखा को कहीं पे क्रॉस करेगी। जहाँ पे ये क्रॉस करेगी उसकी वैल्यू जो है कि √2 हो जाएगी। ठीक है, ओके, ठीक है। और चीज़ें बताते हैं, आपको धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आसान है ये, एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस करिए, आसान है, समझ में आ जाएगा। अब हमको √3 की वैल्यू निकालनी है। तो √3 की वैल्यू, तो जैसे मान लें √3 तो हमारा विकर्ण ही आएगा, वो कर्ण जो होगा तो √3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि लंब तो हमेशा 1 रहेगा और ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये तो 3 हो जाएगा और 1 को इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, x स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? √2। यानी कि हमको जो आधार लेना है वो जो है कि √2 लेना है। तो जब हम √3 की वैल्यू निकालेंगे तो उससे पहले हमको √2 की वैल्यू निकालनी ही निकालनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे यदि देख लीजिए, यहाँ पे √2 की वैल्यू तो हमने निकाल दी है, ठीक, यहाँ पे, ठीक। तो अब क्या करेंगे? इस पे हम लंब ले लेंगे। अब स्केल से अच्छे से लंब ले लीजिएगा, ये हमारा लंब हो गया, ठीक ना। ये लंब हो गया और यहाँ से जो है कि हम इसको विकर्ण को ले लेंगे, तो ये विकर्ण जो है कि √3 आएगा। जब स्केल से आप करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा वो, ठीक है। ये √2 है और इसकी वैल्यू रहेगी 1, ठीक। उसके बाद आप डिवाइडर से इतना माप ले करके और यहाँ पे चाप काटेंगे,
तो ये जो है कि चाप जो है कि यहाँ पे कहीं पे आके कटेगा, जहाँ पे कटेगा इसकी वैल्यू हो जाएगी √3, करेक्ट। ठीक है, ऐसे ही √5 का भी निकालेंगे। तो √5 का जो है कि आपके जो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया उसमें दिया है, तो वहीं पे √5 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे भी देख सकते हैं, रुकिए यहाँ पे भी आपको शायद समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद सही से समझ में आ जाएगी यहाँ पे। तो ये √3 की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब यदि मान लीजिए कि हमको √5 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? √5 को वही सूत्र हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर इक्वल टू लंब हमारा हमेशा 1 रहेगा प्लस x का स्क्वायर, जो कि आधार हमको पता नहीं है। यदि आपको लगता है, ये यदि आपको याद है कि √5 की वैल्यू जो है कि 2 से ज़्यादा होगी और 3 से कम होगी, तब आप 2 ले सकते हैं, क्योंकि हमको 2 लेना है या 3 लेना है, इस तरह से लेना है। तो नहीं पता है तो इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 - 1, मतलब ये 4 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा √4 यानी कि 2 मतलब कि अब हम यहाँ पे जो आधार है वो जो है कि हम 2 लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, और लंब जो है कि 1 लेंगे, और इसको हम कर्ण को बनाएंगे। जब कर्ण की वैल्यू आएगी ये √5, ठीक। और यहाँ से जो है कि डिवाइडर से हम चाप इसको माप करके और एक चाप लेंगे यहाँ पे। तो ये शायद यहाँ पे कहीं पे आके काटेगी, जहाँ पे ये काटेगी उसकी वैल्यू हो जाएगी √5। तो ये जो है कि कैसे जो है कि हम जो अंडर वाली में संख्याएं हैं उनको वास्तविक संख्या रेखा पे हम कैसे दिखाएंगे, ये हो गया। अच्छा, ये जो कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर जो लिखा है, इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, अच्छे से पढ़ेंगे, आपको एकदम आसान लगेगा। ठीक है, तो ये √3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये √2 की वैल्यू हो गई, इसको जो है कि ये आधार मान के इस पे 90 एंगल की एक रेखा लिया है BD, और BD से जो है कि O को मिलाया है, तो ये OD जो है कि √3 हो गया, और यहाँ से इसने चाप लिया है ये, तो ये √3 आएगा, ठीक। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग सारे। 1.2 जो प्रश्नावली है उसके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सत्य और असत्य हमको छांटना है, सत्य और असत्य हमको छांटना है। तो जैसे मान लीजिए कि ये बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहले देख लेते हैं वास्तविक संख्या और अपरिमेय में क्या डिफरेंस है। तो ये यदि मान लीजिए ये वास्तविक संख्या यदि हो गई, तो इसी में परिमेय और अपरिमेय आते हैं, ठीक। ये परिमेय हो जाएगा और ये अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर ही आती है, इसका मतलब कि वास्तविक संख्या होती है। तो ये हो जाएगा ट्रू। अब कह रहा है कि संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्रकृत संख्या है। प्रत्येक संख्या √m, m जो है कि प्रकृत संख्या, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से हो सकती है, ठीक ना। मतलब कि ये √1 √2 √3 √4 इस तरह से हो सकता है। कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, एक बिंदु नहीं प्रत्येक बिंदु कह रहा है। तो संख्या रेखा पे तो जैसे मान लो कि
इधर 0 हो गया तो इधर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे अनंत तक जाता है। फिर इधर यदि आएँगे तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इधर भी अनंत तक जाते हैं। तो अंडर रूट ही केवल नहीं है, और भी संख्याएँ हैं। तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, है ना? अंडर रूट नहीं है। अंडर रूट के अलावा भी यदि अंडर रूट को हम चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि दिखाया गया है। अंडर रूट की वैल्यू रख सकते हैं डेसिमल में, या अंडर रूट को उस वास्तविक रेखा पे जैसे हमने अंडर रूट को दिखाया वैसे दिखा के हम रख भी सकते हैं। लेकिन वो प्रत्येक बिंदु नहीं है, एक बिंदु है, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक बिंदु है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ये तो वास्तविक संख्या ये पूरा हो गया, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या आती है और उसके अंदर परिमेय भी आती है। तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती है। तो इसलिए जो है कि इन दोनों में इनको जो है कि वास्तविक संख्या को एक अपरिमेय संख्या प्रत्येक नहीं हो सकती है। वास्तविक संख्या अपरिमेय हो सकती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या नहीं हो सकती है। तो ये जो है कि फॉल्स हो गया। ठीक है। अब अगला है कि क्वेश्चन ही है पूरा, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक है अपरिमेय संख्या। कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों, पूर्णांक में क्या था, पूर्णांक में जो था कि 0 के साथ 1, 2, 3, इधर जो है -1, -2, इस तरह से है। तो धनात्मक पूर्णांक यानी कि 0, 1, 2, 3, 4। कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो मान लो कि इधर एक आएगा 4 आएगा, ठीक। तो इसका अपरिमेय होगा, इसका अपरिमेय होगा, इसका भी अपरिमेय नहीं होगा, इसकी तो वैल्यू निकल जाएगी। यदि अंडर रूट 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये अपरिमेय नहीं है, ठीक। ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय, ये फिर से ये परिमेय हो जाएगा। अंडर रूट 4 करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये सही नहीं है। तो कह रहा है कि यदि नहीं तो कोई ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दे जो एक परिमेय संख्या है। एक या बहुत दे सकते हैं, 1 हो गया, 4 हो गया, जो भी आपको लग रहा है कि इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं वो दे सकते हैं, ठीक ना। 4 के बाद कोई संख्या नहीं आ रही है, फिर 25 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा, इस तरह से आएंगे संख्या। तो 1 हो जाएगा, या आप देना चाहते हैं तो 1 को दे दीजिए या फिर 4 को दे दीजिए, ये तो आएंगे एक्चुअली। ठीक है। अब ये कह रहा है कि संख्या रेखा को अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि अब जो है कि इसको 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक। यदि हम देखते हैं तो 5 की वैल्यू जो है कि 2 के बाद आएगी, तो हम 2 जो है कि आधार ले लेंगे, तो इसका आधार हो जाएगा 2। फिर जो है कि हम 1 का लंब ले लेंगे, तो इसको जो है कि मिला देंगे हम, और यहाँ से चाप काट देंगे हम। यहाँ पे आगे जहाँ पे आगे मिलेगा वो वही अंडर रूट 5